बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। हम जानते हैं कि किरचॉफ के दो रूल्स हैं जो कि लिखे गए थे रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने, और ये दो रूल्स जो हैं इनमें से फर्स्ट रूल डिफाइन करता है करंट की डायरेक्शंस के लिए और करंट की इक्वालिटी फॉर्म्स के लिए। सेकंड रूल डिफाइन करता है पोटेंशियल चेंजेस के लिए, अगर हमने किसी भी सर्किटल डायग्राम को पोटेंशियल चेंजेस के लिए चेंज करना हो तो। इस रूल को लूप रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लूप्स को कंसीडर करते हैं। लूप कहा जाता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट को, यानी आपके पास कोई भी सर्किट है उसमें आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है, रेजिस्टेंस के साथ आपने कोई भी बैटरी अटैच कर दी है, और इस कंडीशन में अगर हम इस सर्किट को देखें जो क्लोज होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि यहाँ से ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो ये लूप नहीं बनेगा। लूप बनाने के लिए आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, किसी किस्म का स्विच अटैच करके आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये अब जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये डायग्राम डिफाइन कर रही है एक लूप को। लूप के लिए हमें एक कंप्लीट सर्किट को कंसीडर करना पड़ता है। ऐसा सर्किट, ऐसा अरेंजमेंट जो कि क्लोज्ड हो उसको हम लूप कहेंगे, और इस लूप के लिए हम इक्वलिटी फॉर्म्स लिखेंगे पोटेंशियल चेंजेस के लिए। किरचॉफ सेकंड रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो सर्किट आप कंसीडर करेंगे वो क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से कोई ओपनिंग है। इस रूल को आप कह सकते हैं कि रूल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डिफाइन की जा सकती है लूप रूल के ज़रिए। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने पहले पढ़ी थी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप लूप रूल यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन दी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज और द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक सर्किट हो तो हमने उसको कैसे डिफाइन करना है और कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्ज कर लें एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हमने ट्रांसलेट करना है किरचॉफ सेकंड रूल के ज़रिए। सबसे पहले आपके पास जो भी डायग्राम होगी आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वो लूप बना रही है। अगर तो वो लूप बना रही है देन आपने उसको ट्रांसलेट करना है इन इक्वालिटी फॉर्म्स। अब जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास दो लूप्स बने हुए हैं। एक लूप जो कि हमारे पास वोल्टेज V1 के साथ है जिसको हम लूप 1 कह रहे हैं, एक लूप जो वोल्टेज V2 के साथ है और इसको हम लूप 2 कह रहे हैं। लूप 1 में दो तरह की रेजिस्टेंस हैं, R1 और R3। लूप 2 में भी दो तरह की रेजिस्टेंस हैं, R2 और R3। R3 इन दोनों लूप्स के दरमियान में एक कॉमन रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है, यानी A से B ये पाथ इन दोनों के दरमियान में कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले आपने लूप 1 को देख के समझना है। अगर हमारे पास कोई लूप है और उस लूप के अंदर मोर देन वन सेल कनेक्टेड है, जैसे यहाँ फिलहाल अब आप जो देख रहे हैं लूप 1, इसमें एक सेल कनेक्टेड है। अगर कहीं एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड होगा तो आपने उस सेल को कंसीडर करना है, यानी करंट उस सेल की वजह से फ्लो करेगा जिसकी ईएमएफ ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ एक सेल कनेक्टेड है तो इसीलिए ये समझना आसान है आपके लिए। ये एक सेल, एक बैटरी 10 वोल्ट्स की है, इसको हम V1 कह रहे हैं, और इस बैटरी की वजह से यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I1 करंट है। I1 करंट है जो कि लूप 1 में फ्लो कर रहा है, और ऐसे ही बैटरी V2 20 वोल्ट्स की है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कह रहे हैं I2, और वो I2 करंट रेजिस्टेंस R2 से होता हुआ लूप 2 में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम लूप 1 को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने पोटेंशियल चेंजेस का सम करना है इन दोनों लूप्स के लिए। तो सबसे पहले लूप 1 में हम देखते हैं करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास जिस डायरेक्शन में, तो बैटरी के लिए हमने पोटेंशियल चेंजेस को लिखना है। इसको लिखने के लिए आपने ये बात समझ लेनी है कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, यानी ये नेगेटिव साइड है जो स्मॉलर होती है, पॉजिटिव साइड जो कि थोड़ी लार्जर होती है। यहाँ करंट की डायरेक्शन जो मेंशन्ड है वो ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और वापस जा रहा है नेगेटिव में। अब यहाँ बैटरी को अगर कंसीडर किया जाए तो बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे करंट जा रहा है।
अगर कभी ऐसा हो कि करंट फ्लो करे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे तो एनर्जी का गेन आता है। एनर्जी के गेन की वजह से हम इस पोटेंशियल चेंज को यहाँ मेंशन करेंगे एज पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो करंट हमें मिलेगा, जो पोटेंशियल चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव V1। ऐसे हम इसको कंसीडर करेंगे। इसको याद करने के लिए आप जहन में रखें कि करंट क्योंकि फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। कंसेप्ट तो इसका ये है कि कोई भी करंट, कोई भी चार्ज जब कभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो फ्लो करने के दौरान एनर्जी का गेन आता है, जिसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन इसको याद करने के लिए आप ये बात याद रखें कि अगर तो करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, लास्ट पॉइंट इसका क्या है पॉजिटिव, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एज पॉजिटिव लिखा है। अगर लास्ट पॉइंट इसका होता नेगेटिव तो हम यहाँ पे इसको एज नेगेटिव लिखते हैं। इसके बाद करंट अब जाएगा रेजिस्टेंस में से। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, पोटेंशियल को, एनर्जी को लॉस करवाना। पोटेंशियल को एनर्जी का लॉस अगर हम लिखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि हम पोटेंशियल का सम कर रहे हैं और B इज इक्वल्स टू होता है IR, यानी हमें ओपन करना है पोटेंशियल को इस रेजिस्टेंस के लिए जो कि रेजिस्टेंस 1 है और करंट भी हमारे पास 1 है। तो इस हिस्से के पोटेंशियल को जो B होगा I1R1, इसको यहाँ हम लिख रहे हैं I1 और साथ में R1, और इसको हम लिख रहे हैं माइनस। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसके बाद करंट फ्लो करेगा R3 रेजिस्टेंस में से। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस एनर्जी का लॉस करवाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी दोबारा से एनर्जी के लॉस को लिखेंगे माइनस I1 करंट, साथ में R3 रेजिस्टेंस। ये तो हो गया लूप 1 के लिए। अब यहाँ पे एक और बात आपने समझनी है कि रेजिस्टेंस R3 क्योंकि दरमियान में कॉमन आ गई है, ये A से B तक ये पॉइंट कॉमन है। रेजिस्टेंस R3 में से ना सिर्फ I1 करंट फ्लो करेगा बल्कि I2 करंट भी फ्लो करेगा। दोनों करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम लूप 1 में हैं। इस लूप के अंदर करंट है I1, इसके अलावा इस लूप के बाहर जो भी करंट है, जो भी पोटेंशियल चेंजेस हैं, वो हमेशा हम एज पॉजिटिव लिखते हैं। यानी इस लूप के बाहर अब करंट I2 जो है यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव I2 R3, ये अब हमने कंप्लीट एक लूप के लिए मेंशन कर दिया। ये हमारे पास लूप 1 की डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली हमने इसको इक्वेशन में ट्रांसलेट कर दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लूप 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है I2, और ये करंट हमारे सामने जो फ्लो कर रहा है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, तो एनर्जी का गेन आएगा। एनर्जी के गेन को हम लिखेंगे पॉजिटिव V2, पॉजिटिव V2। और इसके बाद करंट फ्लो करेगा फ्रॉम रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस का काम क्या है, एनर्जी को लॉस करवाना, इसीलिए माइनस I2 R2। ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आ जाएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस R3 है। R3 में से अब क्योंकि हम लूप के अंदर हैं, इस लूप के अंदर मैंने आपसे कहा कि जो भी रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल हम माइनस ही लिखेंगे। यहाँ हमने पॉजिटिव लिखा था क्योंकि वो लूप के बाहर की बात थी। अब हम लूप के अंदर हैं तो इसीलिए हम यहाँ के पोटेंशियल को लिखेंगे माइनस I2 R3। अब क्योंकि R3 में से I2 करंट भी फ्लो कर रहा है और इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है कि R3 रेजिस्टेंस में से I1 करंट भी फ्लो कर रहा है। अब आप देखें, गौर करें कि हम लूप 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो लूप 2 की इक्वेशन के अलावा जो भी करंट इसके बाहर है उसको हमने पॉजिटिव लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव I1 और साथ में R3। इस तरह से आपने इक्वेशंस में ट्रांसलेट कर लेना है किसी भी सर्किट को, किसी भी सर्किटल डायग्राम को।
यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स थे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। पहली चीज़ हमने जो लिखी वो ये लिखी थी कि अगर आप बैटरी से फ्लो करवा रहे हैं करंट को और बैटरी के करंट को देख रहे हैं, तो अगर करंट जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव है दोनों केसेस में, तो आपने पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखना है। और अगर करंट इसके ऑपोजिट फ्लो करे, जैसे कि फर्ज कर लें यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होता, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता, तो इस केस में हम यहाँ पे नेगेटिव V2 लिखते। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल ये कहता है, किरचॉफ सेकेंड रूल के दो पार्ट्स हैं आगे। उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर आप बैटरी के करंट को देखते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो आपने उसके पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखना है। और अगर हम पोटेंशियल को लिखते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम उसको एज नेगेटिव लिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट ये कहता है, अगर हम किसी एक लूप के अंदर हैं और उस लूप के अंदर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आप नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल लॉस को डिस्कस करती है। अगर आप इस लूप के बाहर हैं और तब आपने पोटेंशियल लिखना है किसी भी रेजिस्टेंस का, तो आप लूप के बाहर के करंट के वजह से उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये इसके दो पार्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। इसी तरह से हम अपनी इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी बुक के अंदर मेंशन की गई है। किरचॉफ रूल को आप लिख सकते हैं एज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो, यानी समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल्स टू जीरो। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके दो पॉइंट्स आगे फर्दर थे। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपने पोटेंशियल चेंज को लिखना है पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आप याद कर लें, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका लास्ट पॉइंट क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसीलिए पोटेंशियल चेंज को आपने पॉजिटिव लिखना है। इसके रिवर्स बात करें, अगर इसके रिवर्स इस तरह से करंट फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव, तो इसीलिए इस केस में आपने पोटेंशियल चेंज को नेगेटिव लिखना है। इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर आप रेजिस्टेंस को एक लूप के अंदर कंसीडर करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से चेंज ऑफ पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर आप लूप के बाहर हैं तब रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तब आपने उसको पॉजिटिव लिखना है। तो ये इसके दो पार्ट्स हैं। और इसी तरह से इस टॉपिक का क्योंकि यूज़ है इसके आगे आने वाले टॉपिक्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास कोई सर्किटल डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने अब इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है किरचॉफ के सेकंड रूल को यूज़ करके। यहाँ पे इस केस में दो हमारे पास सेल्स हैं जो कनेक्टेड हैं और दो ही रेजिस्टेंस हैं R1 R2। अब क्योंकि दो सेल्स हैं, करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा इसका फैसला होगा जिस सेल की ईएमएफ ज़्यादा है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ E1 और E2 दो सेल्स हैं, E1 की ईएमएफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E2, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू बैटरी E1। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट को हम I कह रहे हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले हमने बैटरी के लिए लिखना है, बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए हम इसके पोटेंशियल को यहाँ पे E1 पॉजिटिव लिखेंगे। इसके बाद करंट फ्लो करेगा R1 में से, और R1 में से करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी के लॉस को हम नेगेटिव लिखते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव IR1, ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल चेंज। इसके बाद करंट आ रहा है E2 की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। अब करंट किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव, तो इसीलिए E2 की ईएमएफ आ जाएगी नेगेटिव E2। फिर करंट मूव करेगा R2 में से, अगेन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम होता है एनर्जी को लॉस करवाना, तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी के लॉस को हम नेगेटिव लिखेंगे और इन सब को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो जो टर्म्स नेगेटिव हैं वो नेगेटिव ही रहेंगी, इज इक्वल्स टू जीरो। यानी हमने यहाँ पे सम कर दिया है ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस अ सर्किट, जो कि हमारे पास रूल था, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह से हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया है अपनी डायग्राम को। तो ऐसे ही आपने आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस रूल का,
तो ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें वो आपने याद कर लेनी है अच्छे तरीके से, और इस तरह ही हम इसको चेंज करेंगे।